सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लो का ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेंट क्या होती है, एक प्लेंट को कैसे इंस्टीट्यूट करवाया जाता है कोर्ट के अंदर, और अगर मान लीजिए हमारी प्लेंट रिटर्न हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है तो उस चीज़ का क्या प्रोसीजर है, एक प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या फॉर्मेट यूज़ किया जाता है एक प्लेंट को ड्राफ्ट करते टाइम। आज हम इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में सारी बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्लेंट को लेके और आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर उसके बावजूद भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब देने की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाई थी, किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए सॉरी। पर अब मैं रेगुलरली वीडियो लाऊंगा, आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक प्लेंट होती क्या है। अगर हम प्लेंट को हिंदी लैंग्वेज में समझे तो प्लेंट का मतलब होता है वाद पत्र, वादी का पत्र। जो प्लेंटिफ कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट लगाता है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर वो अपनी सारी बातें लिख देता है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ये रिलीफ उसे सामने वाली पार्टी से चाहिए, जो भी वो उसका चीज़ें होती है सारी चीज़ें वो प्लेंट के अंदर लिख के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है। अब मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज होता है या मेरे को सामने वाली पार्टी को स्यू करना है, तो मैं कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जाके तो कहने लग नहीं जाऊँगा कि माई लॉर्ड ऐसे ऐसे मेरा पैसा इतना बकाया है इस पार्टी के पास, तो इतना पैसा मुझे दिलवाइए। मेरे को किसी लिखित डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी बात को प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट फॉर्मल कोर्ट होती है हमारी, तो उसके सामने हमें प्रॉपरली सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके, प्लेंट भी एक तरीके का पार्ट है हमारा। प्लेंट हम कोर्ट के समक्ष रखते हैं, फिर कोर्ट उस प्लेंट को देखती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये प्लेंट मतलब सेटिस्फाई है, ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है, तो प्लेंट को इंस्टीट्यूट हो जाती है कोर्ट के अंदर। अब जब हमारी प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाती है कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद समन भेजे जाते हैं डिफेंडेंट पार्टी को। अब जो डिफेंडेंट पार्टी है उसे कुछ टाइम पीरियड के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चली, एक तो हो गया प्लेंट, एक हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। जो प्लेंट है ये हमेशा प्लेंटिफ लगाएगा कोर्ट के अंदर, जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये हमेशा डिफेंडेंट पार्टी लगाती है कोर्ट के अंदर। क्योंकि जो प्लेंट है, देखिए जो प्लेंटिफ है वही तो प्लेंट को लेके जाएगा ना हमेशा कोर्ट के अंदर। जिस बंदे का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है या जिसको कुछ चाहिए सामने वाली पार्टी से, तो वो बंदा कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो उसे अपनी बात बतानी पड़ेगी कोर्ट के सामने। अब वो किस तरीके से बताएगा, वो प्लेंट के माध्यम से बताएगा कोर्ट के समक्ष अपनी बात। तो इतना तो हमें यहाँ से समझ आ गया कि प्लेंट क्या होता है, वादी का पत्र एक तरीके से। अब हम समझते हैं कि प्लेंट कहाँ पे डिफाइन है। जो हमारी प्लेंट है ये ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी के अंदर डिफाइन कर रखी है। अब इसका जो रूल 1 है ऑर्डर 7 का, ये हमें बताता है कि प्लेंट का क्या फॉर्मेट है, प्लेंट को किस तरीके से हमें ड्राफ्ट करना है। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपको इस तरीके से अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करना है। तो हम इन एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इसमें कैसे कैसे एक प्लेंट को ड्राफ्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे हम 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके पहले पॉइंट में हमें ये बता दिया गया है कि सबसे टॉप पे हमें लिखना है नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूट। जिस कोर्ट के अंदर हम अपनी सूट को इंस्टीट्यूट करवाना चाहते हैं उस कोर्ट का हमें नाम लिखना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। हमें यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखना है, हमें यहाँ पे जज का नाम नहीं लिखना। जिस जज के सामने हम पेश कर रहे हैं अपनी सूट को, यहाँ पे आएगा कोर्ट का नाम। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर जैसे 30 हजारी कोर्ट है, तो मैं ऊपर लिखूंगा इन द कोर्ट ऑफ 30 हजारी। ऊपर कोर्ट का नाम आता है, कोर्ट के जज का नाम नहीं आता ऊपर। अब सेकंड पॉइंट में बता दिया, जैसे मैंने ऊपर कोर्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना नाम, अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस बता दूंगा। ये 3-4 चीज़ें मुझे अपनी बतानी पड़ती है थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप के लिए, जिससे कोर्ट को पता चल सके कि मेरा नाम क्या है, मैं रहता कहाँ हूँ, मेरे पापा का या मम्मी का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी होती है सेकंड पॉइंट के अंदर। अब इसके थर्ड पॉइंट में बता दिया कि अब जैसे जो सामने डिफेंडेंट पार्टी है उसका मुझे नाम लिखना पड़ेगा प्लेंट के अंदर, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, और रहता कहाँ है उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी बताना पड़ेगा मुझे थर्ड पॉइंट के अंदर। पर यहाँ पे हमें थोड़ी सी छूट दे दी गई है। अगर मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें पता है डिफेंडेंट के बारे में, सारी चीज़ें नहीं पता, तो जितनी चीज़ें हमें पता है हम उतनी चीज़ लिख देंगे और बाकी लिख देंगे माई लॉर्ड मेरी नॉलेज में इतना ही है, मेरे को इतना ही पता है डिफेंडेंट पार्टी के बारे में। तो 3 स्टेप हमने पढ़ लिए। सबसे पहला ऊपर टॉप में लिख दिया कोर्ट का नाम, जिस
कोर्ट के अंदर हम अपनी सूट को इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमने बता दिया अपना नाम, अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस। थर्ड पॉइंट में हमने बता दिया जो डिफेंडेंट पार्टी है उसका नाम, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब फोर्थ पॉइंट में हमें एक स्टेटमेंट बतानी होती है, ये ऑप्शनल होती है वाली स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी या तो अनसाउंड माइंड है या तो माइनर है, मैंने क्या बताया, या तो अनसाउंड माइंड या माइनर, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड या माइनर है तो हमें एक स्टेटमेंट बतानी पड़ती है प्लेंट के अंदर कि माय लॉर्ड जैसे डिफेंडेंट पार्टी अनसाउंड माइंड है, या जो प्लेंटिफ, अगर मैं ही प्लेंट डाला हूँ, अगर मैं ही अनसाउंड माइंड हूँ तो मेरे को ये स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी मेरे एडवोकेट को प्लेंट के अंदर, या अगर मैं माइनर हूँ तो ये स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी एडवोकेट को प्लेंट के अंदर, क्योंकि जिससे कोर्ट को पता चल सके और फिर वो अपॉइंटमेंट कर सके गार्जियन का। तो हमने 4 पॉइंट ये पढ़ लिए। अब 5वें पॉइंट में क्या बता दिया, अब हमें अपने सारे फैक्ट्स बताने होते हैं प्लेंट के अंदर कि माय लॉर्ड ये सारे फैक्ट है ना, अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताना होता है 5वें पॉइंट के अंदर। हमें बताना होता है कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट इस जगह पे हुआ है ना, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, हमें सारी चीज़ें हमें बतानी होती है प्लेंट के अंदर। अब छठे पॉइंट में हम आ जाते हैं, उसके अंदर हमें बताना होता है, कोर्ट को यकीन दिलवाना पड़ता है फैक्ट्स के थ्रू कि माय लॉर्ड आपकी जुरिडिक्शन है, मतलब मेरे केस को डील करने के लिए। जैसे मैं कैसे बताऊंगा कोर्ट को, कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि आपकी जुरिडिक्शन है, जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट की पेकुनियरी जुरिडिक्शन इतनी है और जो मेरे सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू निकल के आई है वो उस जुरिडिक्शन के अंदर आती है, तो मैं ये फैक्ट बता दूंगा माय लॉर्ड देखिए मेरे जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो इतनी है और आपकी जुरिडिक्शन इतनी है, तो आपके पास जुरिडिक्शन है मेरे केस को डील करने के लिए। तो ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब 7वें पॉइंट में क्या बता दिया कि जो जो मुझे कोर्ट के थ्रू रिलीफ चाहिए, कोर्ट से जो जो रिलीफ मैं ग्रांट मांगता हूँ कि इस पार्टी से मुझे ये रिलीफ दिलवाया जाए, तो मैं सारे रिलीफ लिख दूंगा। और लास्ट में एक बात और लिख दूंगा कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई रिलीफ लगता है जो सूटेबल है, जो मुझे मिलना चाहिए, तो वो भी आप मुझे ग्रांट करिए। ये हम इसलिए लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए जो मेरी नॉलेज में है, जो जो मेरे को रिलीफ चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिए प्लेंट के थ्रू, अगर आपको कोई लगता है कि ये रिलीफ भी मुझे मिलना चाहिए तो आप वो भी हमें ग्रांट कर दीजिए। अब 8वें पॉइंट में हमें क्या बताना होता है, देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं 8वें पॉइंट को। मैं ए हूँ, सामने वाली पार्टी बी है। अब मेरे को सामने वाली पार्टी से 10,000 रुपये लेने थे, उसने मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिए, तो मैं कोर्ट के अंदर जा रहा हूँ अब उसे स्यू करने। अब मैं सोचता हूँ यार चल इसके 10,000 रुपये की बजाय मैं इससे 8,000 रुपये ले लेता हूँ, 2,000 रुपये मैं इसके माफ़ कर देता हूँ। अब जो 2,000 रुपये मैंने माफ़ करे, अब उस चीज़ के बारे में मुझे प्लेंट के अंदर लिखना पड़ेगा माय लॉर्ड टोटल अमाउंट है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये मैंने इसके सेट ऑफ कर दिए या विलिंक्विश कर दिए, ख़त्म कर दिए या माफ़ कर दिए, मतलब अब टोटल इसके बचते हैं 8,000 रुपये, तो आप मुझे 8,000 रुपये दिलवाइए इस पार्टी से। मुझे कोर्ट के अंदर ये बताना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट इतना था, इतने में से मैंने इतने माफ़ कर दिए और टोटल अब इतना बचता है। अगर मैं कोई छोड़ता हूँ उसका पोर्शन जो भी मेरे को रिलीफ चाहिए, अगर उसमें से मैं कुछ माफ़ करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा प्लेंट के अंदर। अब लास्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, लास्ट पॉइंट में हमें इतना बता दिया कि जो जो मेरे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो मैं बता दूंगा कोर्ट के अंदर। अब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फीस भी डिसाइड होती है, तो मैं ये बता दूंगा कि मेरे केस की इतनी कोर्ट फीस बैठी है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आखिरी पॉइंट में हमें बता देनी होती है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 9 पॉइंट्स में क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले हमें बता दिया कोर्ट का नेम जहाँ पे हम अपनी सूट को इंस्टीट्यूट करवाए हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बता दिया कि मेरा नाम, जैसे मैं प्लेंटिफ हूँ तो मेरा नाम, मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें बता दी। अब थर्ड पॉइंट में हमने क्या बता दिया, जो डिफेंडेंट पार्टी है उसका नाम, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेसिडेंस बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट में हमने बता दिया, ये ऑप्शनल है फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड है या माइनर है तो उसके लिए एक हमने स्टेटमेंट बता दी। अब 5वें पॉइंट में क्या बता दिया कि जो जो मेरे कोर्स ऑफ एक्शन है सारे फैक्ट्स में बता दूंगा 5वें पॉइंट के अंदर। अब छठे पॉइंट में मैंने कोर्ट को यकीन दिलवाया कि माय लॉर्ड आपकी जुरिडिक्शन है मेरे केस को डील करने के लिए। अब 7वें पॉइंट में मैंने क्या बताया, 7वें पॉइंट में मैंने बताया कि जो जो मुझे रिलीफ क्लेम चाहिए, मतलब जो जो मैं रिलीफ मांग रहा हूँ कोर्ट के थ्रू कि इस पार्टी से मुझे ये चीज़ें दिलवाई जाए, तो वो मैं बता दूंगा 7वें पॉइंट के अंदर। 8वें पॉइंट में क्या बताया कि अगर मैं सामने वाली पार्टी का कोई भी पोर्शन छोड़ देता हूँ या माफ़ कर देता हूँ तो वो बात भी मुझे प्लेंट के अंदर बतानी पड़ेगी। अब 9वें पॉइंट में क्या बताया, 9वें पॉइंट में हमें इतना बता दिया कि जो जो मेरे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है ये मैं बता दूंगा प्लेंट के अंदर कि मेरी प्रॉपर्टी इतने लाख रुपए की है, इस टाइम मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतने पैसे की चल रही है मेरी प्रॉपर्टी, है ना। मैं बता दूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है तो इसके हिसाब से इतनी कोर्ट फीस बैठी है, तो मैं उस बारे में भी बता दूंगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूंगा। तो इस तरीके से हमारी एक प्लेन ड्राफ्ट होती है, हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है
क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मेट है ये ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर बता दिया है सीपीसी के अंदर। हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी एक प्लेंट को ड्राफ्ट करना होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि प्लेंट का क्या फॉर्मेट होता है, प्लेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमने रूल 1 पढ़ लिया जिसके अंदर हमने टोटल 9 पॉइंट्स पढ़े। अब रूल 2 पे अगर हम आते हैं तो इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए कोई भी मनी सूट है, पैसे से रिलेटेड सूट है, मतलब रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड सूट है, तो उस केस में हमें कोर्ट को पूरा प्रिसाइज अमाउंट बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं जैसे प्रिसाइज अमाउंट मतलब क्या होता है हम ये समझते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट। अगर मान लीजिए 1,001 रुपये भी मेरे को लेना सामने वाली पार्टी से, तो मुझे 1 रुपये भी लिखना पड़ेगा अपनी प्लेंट के अंदर। मैं ऐसा नहीं कि खाली 1,000 रुपये लिख दूँ, अप्रोक्स में लिख दूँ वैल्यू। जितना एग्जैक्ट अमाउंट बैठता है मेरा सामने वाली पार्टी से लेने का, मेरे को प्लेंट में एग्जैक्ट अमाउंट लिखना पड़ेगा, प्रिसाइज अमाउंट। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को उससे इतने पैसे लेने थे, मतलब 10,000 रुपये के अराउंड लेने थे, ऐसा नहीं कह सकता मैं। जितने मुझे एग्जैक्ट लेने हैं उतना ही अमाउंट मुझे अपनी प्लेंट के अंदर बताना पड़ेगा। अब इसके रूल 3 में आ जाते हैं। तो इसके रूल 3 में हमें क्या बता दिया, अब मान लीजिए कोई सूट है, कोई हमारी प्लेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें हमें क्या क्या लिखना है। अचल संपत्ति से रिलेटेड अगर हम प्लेंट डाला या कोर्ट के अंदर, तो उसमें हमें कोर्ट को पूरी उस संपत्ति की लोकेशन बतानी पड़ेगी। थोड़ा मतलब जैसे देखिए, अब हमें क्यों बतानी पड़ेगी, जो जज साहब है वो तो अपनी कोर्ट के अंदर बैठे हैं। अब हम जा रहे हैं भाई प्लेंट लेके कोर्ट के अंदर, तो जज साहब को तो हमारी प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं पता कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट है, कितनी बाउंड्री है हमारी प्रॉपर्टी की, किस हिसाब से बनी हुई है हमारी प्रॉपर्टी, आसपास कौन रहता है ना, किस लोकेलिटी में सिचुएट है। तो ये सारी चीज़ें हमें कोर्ट को अपनी प्लेंट के थ्रू बतानी पड़ेगी। माई लॉर्ड की जैसे मेरी प्रॉपर्टी इतने गज की प्रॉपर्टी है, 1,000 गज की प्रॉपर्टी है, 2,000 गज की प्रॉपर्टी है ना। और मान लीजिए जैसे मेरी प्रॉपर्टी के आसपास ये नेबर रहते हैं, मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ, है ना, मेरी बाउंड्री इतनी है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी की बाउंड्री। तो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी प्लेन के थ्रू बतानी पड़ेगी कोर्ट को, क्योंकि जो कोर्ट में जज बैठे हैं उन्हें तो एक तरीके से खाली हम डॉक्यूमेंट दे हुए हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी बात लिख के दे हुए हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने नहीं आ रही, बस खाली वो हमारे फैक्ट्स पढ़ते हैं, जो जो हम फैक्ट बताते हैं प्लेंट के अंदर, उस हिसाब से फिर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके हमें डिसीजन देते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, कभी भी कोई जज आगे देखता नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट है या कितनी बाउंड्री है हमारी प्रॉपर्टी की। तो इसलिए हमें जज साहब को ये सारी चीज़ें बताने के लिए अपनी प्लेंट के अंदर छोटी छोटी बातें लिखनी होती है कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी 100 गज की है, 200 गज की है, 300 गज की है, मेरी प्रॉपर्टी की बाउंड्री इतनी है, यहाँ पे मतलब स्ट्रीट पार्ट भी है ना, यहाँ पे ये अपार्टमेंट है। थोड़ा हमें आसपास की लोकेशन बतानी पड़ती है जज साहब को, जिससे जज साहब को थोड़ा पता चल सके कि हमारी प्रॉपर्टी किस जगह पे सिचुएट है और किस तरीके से मतलब बनाई गई है, क्या ढांचा है। मतलब अब जैसे मान लीजिए जज साहब के पास कोई पार्टीशन का केस जाता है, अब जज साहब तो भाई आएगी नहीं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर देखने की ये दीवार यहाँ से खड़ी है ना, ये कमरा इस साइड से गया हुआ है, वो बाउंड्री इस साइड से, यहाँ पे बगीचा है ना। जज साहब तो आएगी नहीं हमारी प्रॉपर्टी देखने, हो सकता है वो कमिश्नर को अपॉइंट कर दे देखने के लिए, पर हमें फिर भी प्लेंट के अंदर बताना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ें। तो रूल 3 के अंदर हमें इतनी बता रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि प्लेंट क्या होती है, प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है एक प्लेंट को ड्राफ्ट करने का, और हमने साथ में इसके रूल 2 और रूल 3 के बारे में भी जाना कि जहाँ पे अगर मान लीजिए पैसे से रिलेटेड कोई सूट है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है तो किस बातों का याद रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं बस। अब मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर कोर्ट हमारी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है या रिटर्न कर देती है तो इन सब बातों में क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या हमारा आगे का स्टेप रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊँगा। तो आपको ये पार्ट अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।